पहली पहली बार जब मैं आया यहाँ पे तो आई वॉज सरप्राइज टू सी अ बियर वेंडिंग मशीन इन माई यूनिवर्सिटी। तो मेरे को एक साल का पैसा विच वॉज अराउंड 10.5 lakhs मेरे को इकट्ठा करना था विद इन 5 days। पर दूसरी कंट्री के लोगों से बात करके पता लगता है कि भाई मतलब दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन लाइफ, उनके कल्चर बहुत अलग है। ईश हाइजे आदित्य, मेरा नाम आदित्य है। आपको याद है कभी खुशी कभी गम का वो बहुत ही एपिक सीन जिसमें ऋतिक रोशन अपनी बहुत ही ग्रैंड कार में ग्रैंड एंट्री लेता है अपने यूएस वाले कॉलेज में? मुझे लगता है उस सीन को देख करके हर मिडिल क्लास बच्चे ने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनकी भी लाइफ ऐसी होगी, वो भी अब्रॉड जाएंगे पढ़ने, नए नए लोगों से मिलेंगे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही व्यक्ति से बात करने वाले हैं जो यूएस तो नहीं पर जर्मनी में ऐसी कुछ लाइफ जी रहे हैं। हम देखेंगे कि वो इंडिया से जर्मनी कैसे पहुँचे, उन्होंने जर्मनी को ही क्यों चुना हायर स्टडीज़ के लिए, क्या क्या ऑब्स्टिकल फेस किए, कितना खर्चा आया और इस समय उनकी लाइफ कैसी है जर्मनी में। बहुत अच्छा लग रहा है तुझसे इतने दिनों बाद बात करके, तेरा चेहरा देख करके। मेरे को याद है यार, हमने बात की थी, तेरा मेरे ख्याल से शुरू से ही था कि तू कॉलेज के टाइम से बाहर जाना चाहता था। बट तू मेरे को यार एक बात बता कि तूने जर्मनी क्यों चूज़ किया? क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो कनाडा जाते हैं, मतलब मेरे बहुत सारे और फ्रेंड्स जो कनाडा जा रहे हैं, हमारे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जो कि यूएस जा रहे हैं, तो तूने जर्मनी क्यों चूज़ किया? यार प्लान स्टार्टिंग से मेरा जर्मनी का नहीं था। मेरा स्टार्टिंग में प्लान था यूएस जाने का। ठीक है। एंड द मेजर रीज़न वॉज कि मेरे फैमिली मेम्बर बहुत टाइम से वहाँ पे रहते हैं। तो आई यूज़ टू हेयर स्टोरीज़ कि यूएस इज़ ग्रेट, और पैसा तो वहाँ है ही, बहुत पैसा कमाया उन लोगों ने वहाँ पे रह के। तो हमेशा से ऐसा था कि यूएस जाना है। सो दैट वाज माय ड्रीम। सो मैंने 12th के बाद बाहर जाने की ट्राई की थी, बट स्कॉलरशिप्स का मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं था, किसी ने ज़्यादा गाइड नहीं किया था स्कॉलरशिप्स के बारे में कि एग्जैक्टली लेते कैसे हैं, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ वाइल अप्लाइंग टू स्कॉलरशिप्स। तो स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, एंड पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं यूएस जाने में, ये तो सबको ऑब्वियसली। पता होगा। सो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई विल नॉट गो टू यूएस राइट नाउ। तो मैंने सोचा कि मैं बैचलर्स कर लेता हूँ एंड आई विल गो फॉर मास्टर्स, बाद में जाऊँगा। सो फिर मैंने बैचलर्स की, वी वर इन द सेम कॉलेज, वो तो पता ही है। एंड इतिहास गवाह है उसका तो। हाँ, तो कॉलेज भी इतना कुछ खास नहीं था। फिर आई थॉट कि मैं पहले एक्सपीरियंस लेता हूँ, क्योंकि मेरी एक मतलब ठीक ठाक कंपनी में जॉब लग गई थी। और मैंने सोचा कि पहले एक्सपीरियंस लेता हूँ। तो मैंने एक्सपीरियंस के लिए जॉब करी 1.5 year, एंड उसके बाद अगेन आई थॉट ऑफ अप्लाइंग टू यूएस। बट एट दैट टाइम न्यूज़ में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था यूएस को लेके कि ग्रीन कार्ड्स में बहुत इशू हो रहे थे कि ग्रीन कार्ड नहीं मिलता। अब तो कोई रिपोर्ट भी आ रही है कि इट टेक्स अराउंड 100 मोर देन 100 years टू गेट अ ग्रीन कार्ड इन यूएस, विच इज़ मतलब आप एक लाइफ टाइम में ग्रीन कार्ड ही नहीं ले सकते हो। बट वो मतलब वो एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं है। वहाँ जो लोग जा रहे हैं अभी भी, वो लोग एम तो ग्रीन कार्ड का ही करते हैं। सो दैट वाज द थिंग। देन आई डिसाइडेड कि आई ट्राई फॉर कनाडा, क्योंकि कनाडा इज़ द सेकेंड ऑप्शन। हर कोई कनाडा जाता है एंड देन देयर टारगेट इज़ टू मूव इन टू यूएस समडे। तो कनाडा में मैंने अप्लाई किया। बिफोर दैट मैंने देखा कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जाने के लिए। तो आइल्स वॉज वन रिक्वायरमेंट, वो मैंने दिया आइल्स, आई गॉट प्रिटी डिसेंट मार्क्स। और फिर मैंने कनाडा में अप्लाई किया। कनाडा में अप्लाई किया एंड आई गॉट इनटू 3 यूनिवर्सिटीज़। और तीनों यूनिवर्सिटीज़ कुछ खास नहीं थी, नॉर्मल थी। और मैं यूट्यूब पे गया और मैंने देखे वीडियोस कि बच्चे कैसे हैं, कैंपस कैसा है। कैंपस वाज गुड। कैंपस इन यूनिवर्सिटीज़ का होता ही अच्छा, बाहर जाते हो तो एकदम ऐसे लगता है कि भाई कहाँ आ गए हो। इट्स वेरी ग्रीन एंड वेरी स्पेशियस। तो कनाडा में हुआ, बट देन आई डिडंट लाइक द यूनिवर्सिटी एंड द क्राउड। मोस्टली इंडियंस थे वहाँ पे। और मेरा बाहर जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि मेरे को दूसरे कल्चर्स बहुत फैसिनेट करते हैं। मतलब अगर मैं किसी से मिलता हूँ जो बाहर की कंट्री के लोग हैं, तो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि भाई उनकी स्टोरी इतनी डिफरेंट हैं। वो वही मतलब इंडियन
जैसे लोग होते हैं उनकी एक टेम्पलेट लाइफ होती है कि सब एक तरीके से रह रहे हैं, सबकी एक ही स्ट्रगल्स है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 90% ऑफ द लाइव्स आर सेम। पर दूसरी कंट्री के लोगों से बात करके पता लगता है कि भाई मतलब दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन लाइफ, उनके कल्चर बहुत अलग है। सो मेरे को वो हमेशा फैसिनेट करता था। सो दैट वाज द थिंग। एंड कनाडा का भी उस टाइम पे बहुत क्रिटिसिज्म आने लगा था कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, जॉब्स नहीं है, रिसेशन भी है, दैट वाज गोइंग ऑन। तो फिर मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। देन आई थॉट कि आई जस्ट कम बैक टू यूएस, मतलब यूएस की फिर से मैं तैयारी करूँगा। तो मैंने जीआरई की तैयारी करनी शुरू करी थी। तब तक मैंने जीआरई नहीं दिया था क्योंकि कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जीआरई इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट मास्टर्स लेवल पे। ठीक है। फिर मैंने जीआरई की तैयारी शुरू करी और मीनवाइल आई वाज आल्सो एक्सप्लोरिंग सम अदर कंट्रीज। आयरलैंड थी एंड यूके थी, और जर्मनी थी। तो इन सब में जर्मनी वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे ट्यूशन फीस ज़ीरो होती है। ठीक है। ये चीज़ मेरे को जब पता लगी तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। फिर मैं सबसे पहले गया गूगल पे जाके सर्च किया मैंने कि जर्मनी इकोनॉमी में कहाँ स्टैंड करता है, मतलब हाउ हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द इकोनॉमी। क्योंकि वो एक अच्छा मेजर होता है पता लगाने के लिए कि इस कंट्री में जाके आपका थोड़ा फ्यूचर लाइक थोड़ा सिक्योर रहेगा या नहीं। ठीक है। तो आई सर्च एंड जर्मनी वॉज लाइक ऑन थर्ड और फोर्थ एट दैट टाइम आई थिंक, जस्ट आफ्टर जापान। ठीक है। तो मेरे को लगा कि इट्स अ गुड कंट्री टू कम इन, और मैंने थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया एंड आई गॉट टू नो कि रिक्वायरमेंट यहाँ भी सिर्फ आइल्स की ही होती है। ठीक है। तो मैंने जर्मनी की आई थिंक आई अप्लाई टू 6 यूनिवर्सिटीज़ इन टोटल। और बहुत ही रैंडमली किया था मैंने, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लिस्ट बनाते हैं प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ की। दे वांट टू यूजुअली दे टारगेट लाइक 10 to 15 यूनिवर्सिटीज़, और वो डिवाइड करते हैं अपनी लिस्ट में कि ये हार्ड टू गेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये मतलब ड्रीम यूनिवर्सिटीज़, एंड देन अचीवेबल यूनिवर्सिटीज़, एंड देन द सेफ यूनिवर्सिटीज़ वेयर आपका हो ही जाएगा, मतलब ऐसे डिवाइड करते हैं। बट मैंने ऐसे कुछ नहीं किया था। आई जस्ट वेंट देयर और मैंने देखा कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं एंड मैंने अप्लाई कर दिया। आई अप्लाई टू 6 यूनिवर्सिटीज़ और मेरे से मेरे को 5 रिजेक्शंस आए, और दिस वाज द लास्ट यूनिवर्सिटी जहाँ से मेरे को एक्सेप्टेंस आया था। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि सब लोग यूएस नहीं जा रहे हैं, पहले सब लोग यूएस जाते थे। यूएस अब इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है, और जब से ग्रीन कार्ड वगैरह के इश्यूज स्टार्ट हुए हैं तो तब से और कम हो गए हैं बच्चे जाने। कनाडा के अपने इश्यूज चल रहे हैं, वो लोग भी अपने मतलब जॉब नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हाउसिंग क्राइसिस वहाँ पे बहुत मेजर है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन देयर। तो अब थर्ड प्रायोरिटी मोस्टली स्टूडेंट्स की जर्मनी बन रही है। तो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, तो यहाँ पे एडमिशन होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक तो है। मेरे को 5 रिजेक्शंस आए तो मैंने तो भाई आई लॉस्ट होप कि मेरा तो नहीं होना। देन आई बट उनका क्राइटेरिया क्या होता है रिजेक्ट करने का? सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके ग्रेड्स इन बैचलर्स। ठीक है। तो मेरे मेरी CGP 8.19 थी एग्जैक्ट। तो इस मतलब उनका क्राइटेरिया होता है कि ग्रेड्स शुड बी वेरी गुड इन बैचलर्स। देन वो लोग आपके वर्क एक्सपीरियंस को देखते हैं। तो मेरे पास 1.5 years का वर्क एक्सपीरियंस था। और आइल्स का ग्रेड होता है इम्पॉर्टेंट, बट आई डोंट थिंक इट्स अ बिग फैक्टर। देन इट्स योर रिसर्च ऑल्सो। मेरा एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश था IEEE में, जो हमें फाइनल ईयर बैचलर्स में करवाती हैं। ओके कूल, मैं समझ गया। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो वो बहुत हेल्प करता है। सो दीज आर द 3-4 थिंग्स जो बट इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं हो? कि मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि तू फुटबॉल भी खेलता था शायद कॉलेज की टीम से भी, और शायद तू फोटोग्राफी क्लब में भी था। राइट राइट राइट, या सो क्या एग्जैक्टली। ये सब चीज़ें भी फैक्टर्स ऐड अप होते हैं वहाँ पे Uh, एप्लीकेशन में? देखो, आई डोंट थिंक ये बहुत बड़े फैक्टर हैं, बट इट जस्ट एड्स अप कि यू ब्रिंग सम कल्चर टू द यूनिवर्सिटी, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों से आ रहे हैं। एंड इफ़ यू हैव पुट सम थिंग्स लाइक सम हॉबीज़ ऑन योर रेज्यूमे, ऑन योर प्रोफाइल कि भाई मैं ये करता हूँ, तो वो एक
थोड़ा सा अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी को कि दिस पर्सन हैज़ अ लाइफ आउटसाइड ऑफ academics also. I think that's one reason. और हमने आइल्स की प्रेप कैसे करी, मतलब वो सेल्फ स्टडी किया या फिर कुछ और? आइल्स हाँ, मैंने मतलब थ्रू आउट माई एप्लीकेशन प्रोसेस जो भी प्रोसेस था वो मैंने खुद ही किया है. और बच्चे बहुत पैसे लगाते हैं आइल्स की कोचिंग में भी, और यहाँ आने के लिए भी काउंसलिंग के लिए आई हैव हर्ड स्टोरीज़ कि उन्होंने 5-5 लाख रुपए दिए हैं एक एजेंट को जो उनका सारा काम करेगा और उन्हें कुछ नहीं करना होगा. बट आई डिड ऑल ऑफ माई थिंग्स माई सेल्फ. तो मेरे साथ ये था कि मैंने आइल्स मेरे को आइल्स देना था, और जो इनटेक आने वाला था मतलब एप्लीकेशन डेडलाइंस थी उससे 2-3 महीने का ही टाइम बचा था. तो आई डेंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर आइल्स. तो आइल्स मैंने 1 मंथ प्रिपेयर किया था आइल्स के लिए. सेल्फ स्टडी की थी, यूट्यूब से लिसनिंग की एक्सरसाइज करता था मैं. एंड ऑनलाइन PDF वगैरह मिल जाती हैं बुक्स वगैरह की, तो वो उस मटेरियल से मैंने खुद से पढ़ा था. सो बट मुझे बिल्कुल पता नहीं आइल्स के बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने मूवीज़ वगैरह में देखा है आइल्स में. Okay. वो सिर्फ आपकी शायद से स्पोकन इंग्लिश कैपेबिलिटी या फिर इंग्लिश No, लिसनिंग no. कैपेसिटी ये सब देखते हैं, राइट? हाँ, सो आइल्स में 4 सेक्शन होते हैं: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. तो ठीक है. ये 4 एरियाज में ये लोग हमारी इंग्लिश टेस्ट करते हैं कि कैसी है. सो हमें इंडियंस को, हमारी इंडियंस की यूजुअली लिसनिंग एंड रीडिंग बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मूवीज़ देखते आ रहे हैं बचपन से, तो लिसनिंग इज़ प्रेटी गुड. रीडिंग भी अच्छी होती है क्योंकि इंग्लिश बुक्स भी समवॉट पढ़ी होती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से होते हैं तो उतना तो हमें आता है. बट सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है राइटिंग में और स्पीकिंग में, बिकॉज हम लोग हिंदी में बात करते हैं यूजुअली अपने फ्रेंड से, तो ठीक स्पीकिंग है. की हैबिट नहीं होती. तो मुझे याद है कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं अपने हर दोस्त से इंग्लिश में ही बात करता था. वो मजाक उड़ाते थे स्टार्टिंग में, बट मेरे को, मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ कि ठीक है उड़ा लो. बट मैं प्रिपेयर कर रहा था तो आई हैड टू पुट माई सेल्फ इन दैट जोन कि मेरे को इंग्लिश ही बोलनी है. तो 1 मंथ प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग की भी प्रैक्टिस की थी. तो तूने सोचा कि यार अभी तो ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बाद में मेरा पॉडकास्ट देखेंगे जब मैं जर्मनी चला जाऊंगा. नहीं, बहुत सही. और जब तूने देखा कि यार चलो अभी इनको, हमने बीच में सोचा था कि हम GRE की प्रिपरेशन करेंगे, तो उसका क्या सीन था, मतलब वो हमने कैसे की? हाँ, तो GRE के लिए तो बहुत सारे मटेरियल्स अब अवेलेबल हैं. एक मैनहट्टन प्रेप करके एक बुक बनाते हैं वो लोग, एक कंपनी है जो मटेरियल प्रोवाइड करती है. तो वहाँ से मैं पढ़ रहा था. एंड मगूश करके एक कंपनी है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर GRE उन्हें पता होगा. तो ये 2 रिसोर्सेज थी जहाँ से मैं सेल्फ स्टडी ही कर रहा था. इसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी. बट लकीली जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मिड प्रिपरेशन में ही जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ का रिस्पांस आ गया था, और 5 रिजेक्शन थी. बट बस एक यूनिवर्सिटी से मेरे को एक्सेप्टेंस आया था, और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी ही है जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ अभी. तो फिर मैंने GRE नहीं दिया एट द एंड, क्योंकि मेरे को एक्सेप्टेंस आ गया था और मेरे पास सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम था जर्मनी जाने का. तो वो भी बहुत क्रेज़ी टाइम था 2 मंथ्स का, जिसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी थी. वीज़ा वगैरह में बहुत दिक्कत हुई थी. तो और ये सब हम कर रहे थे जब हमारा साइड में जॉब चल रहा था, या फिर तब तक हमने रिजाइन जॉब, कर दिया हाँ था? जॉब मेरा चल रहा था. मैं थ्रू ठीक है. आउट एप्लीकेशन प्रोसेस और ये सब कुछ मैं जॉब के साथ ही कर रहा था. और हम एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो चुके थे, बट अब तक हमने कोई पैसा उसके लिए एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया था, ना ही पढ़ाई में या फिर काउंसलिंग वगैरह नहीं, किसी भी चीज़ में. पैसा मेरा खर्च हुआ था आइल्स का पेपर देने में. आइल्स का पेपर अराउंड 20K होता है. ठीक तो है. वो मैंने दिया था, देने के लिए किया था, बट तैयारी के लिए कुछ प्रेप पैसा के लिए नहीं था. हमारा कोई खर्च हाँ, नहीं था उसमें. और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने में भी आई थिंक 3 यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा था जिसमें मेरे को पैसे देने पड़े थे एप्लीकेशन के लिए. तो वो भी ज़्यादा नहीं थे, मतलब इट वाज फाइन फॉर मी. ठीक है. ठीक है. सो वीज़ा में क्या इशू है? तूने कहा कि यार वीज़ा थोड़ा मुश्किल से मिल रहा यार था. वो बड़ा क्रेजी टाइम था, क्योंकि मेरे ऐसा हुआ कि मेरे को यहाँ पे अप्रैल में आना था. 1 अप्रैल 2024 में मेरे को आना था. ठीक है. और 1 फरवरी 2024 में मेरे पास रिजल्ट आया था कि आई हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू दिस यूनिवर्सिटी.
ठीक है। विद इन 5 days मेरे को अपने यहाँ पे एक टर्म होती है ब्लॉक्ड अकाउंट, ठीक है। बेसिकली अपने 1 साल का खर्चा आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि आई हैव इनफ मनी टू सर्वाइव फॉर 1 year इन जर्मनी। ठीक है। तो मेरे को 1 साल का पैसा विच वॉज अराउंड 10.5 lakhs मेरे को इकट्ठा करना था विद इन 5 days, ठीक। क्योंकि क्योंकि वो वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट होती है, पैसा आपको दिखाना पड़ता है कि यू हैव द मनी। तो पहला तो वो बहुत बड़ा स्ट्रगल था, मैंने जल्दी जल्दी समहाउ आई अरेंज द मनी इन 5-6 days। और उसके बाद वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, और 1 महीने का टाइम लग जाता है अपॉइंटमेंट मिलने में। ठीक है, तो मैं आई वॉज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन टू द वीज़ा एप्लीकेशन वेबसाइट, और मैं रोज़ बैठ के, मतलब आई थिंक आई हैड टू चेक लाइक 10 times a day। बार बार वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ता था कि अपॉइंटमेंट स्लॉट्स हैं या नहीं। और मेरा उस टाइम पे डर ये बन गया था कि भाई इतनी मेहनत करी है और इतना सारा प्रोसेस किया है सिर्फ वीज़ा के इशू की वजह से, जो कि मेरी गलती है भी नहीं, ऑब्वियसली। उसकी वजह से अगर मैं नहीं जा पाया तो वो बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो वो बहुत ही मतलब स्ट्रेसफुल टाइम था जिसमें मेरे को अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा था। फिर और मैं ना बहुत ही अनयूजुअल टाइम्स पे ढूंढा करता था, मतलब सुबह 3-4 बजे देखूंगा, जिससे कि जिस टाइम कोई भी ना बैठा हो, शायद उस टाइम स्लॉट्स आए और बहुत कम लोग बैठे होंगे तो मेरे को मिल जाए। तो ऐसे टाइम पे मेरे को नहीं मिला, और एक दिन मैं ऐसी सुबह 11 बजे के करीब ऐसी नॉर्मली चेक कर रहा था फ़ोन पे, और आई वो सरप्राइज कि उस टाइम पे स्लॉट्स थे, तो वही जल्दी जल्दी बुक किया एंड समहाउ मिल गया। और वीज़ा के अपॉइंटमेंट के बाद भी वीज़ा आने में 1 महीना लगता है। तो हमें मतलब 1 महीना पहले वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, उसके अपॉइंटमेंट 1 महीने ढूंढना बाद होता है। वीज़ा आता है। हाँ, तो मेरा बहुत ही कट टू कट सिचुएशन थी कि मेरे को मतलब मेरे को 20 days में स्लॉट मिल गया था। और फिर स्लॉट जिस दिन मैंने अपॉइंटमेंट के लिए मैं वीज़ा के लिए गया था ऑफिस में, वीज़ा ऑफिस में, उसके 1 महीने बाद, एग्जैक्ट 1 महीने बाद मेरा वीज़ा आया मेरे पास। तो ये वीज़ा और हमें पोस्ट से मिलता है या फिर क्या होता है इसके साथ? हाँ, वीज़ा आपके पास डिलीवर होता, मतलब बेसिकली यू हैव टू गो टू द वीज़ा ऑफिस, और वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट सबमिट करके आते हो। फिर 1 महीने के ठीक लिए है। वो आपका पासपोर्ट रखते हैं, और आपके आप डॉक्यूमेंट्स भी दे के आते हो उन्हें, पूरा आपकी मार्कशीट हो गई बैचलर्स की, 10th की, 12th की, एंड ये ब्लॉक्ड अकाउंट मनी जो मैंने आपको बताया ये, प्लस यू हैव टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस की, आपने हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास, देयर इज ठीक अ है। टर्म कॉल्ड ट्रैवल इंश्योरेंस, वो भी चाहिए होता है। सो ये तो ट्रैवल इंश्योरेंस और जो हेल्थ इंश्योरेंस की मैंने बात की, इसका कितना पैसा देना पड़ता है लगभग? मतलब कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा ना इसका इसका भी? ऐसा था, जिस कंपनी से मैंने ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाया था, बहुत ही फेमस कंपनी है एक्सपैट्रियो करके, उससे उन्होंने ही मेरे को दे दिया था। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट कॉस्ट कि कितनी थी, बट ज़्यादा नहीं होती ट्रैवल इंश्योरेंस, क्योंकि बस ट्रैवल पीरियड के लिए होता है कि अगर ट्रैवल के टाइम पे आपको कुछ हो जाता है तो वो आपको कुछ दे देंगे, दैट्स ठीक इट। है। ठीक है। ठीक है। तो वो इतना नहीं था। सो बेसिकली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं वीज़ा ऑफिस में, वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं। फिर 1 महीने बाद आपको पासपोर्ट वापस मिलता है, और आपको खोल के देखना होता है उसमें वीज़ा स्टैम्प है या नहीं। ठीक ऐसा है। भी हो सकता है कि आपने खोला और उसमें वीज़ा स्टैम्प ना हो। और ये आपको 1 महीने बाद ही पता चलेगा कि आपका एक ही, वीज़ा कैंसिल भी हाँ हो गया है तो? हाँ, वो कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजते कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। आपको सिर्फ पासपोर्ट वापस मिल जाता है, और उसमें आप खोल के देखते हो, और एक काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड होता है कि भाई तुम्हारा वीज़ा लग गया या नहीं लगा। सो वीज़ा के लिए हमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है या फिर वहाँ पे भी कोई अपना इंटरव्यू लगता है? मैंने मूवीज़ में देखा है, मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था। इंटरव्यू के लिए वो बुला सकते हैं अगर उनको आपके डॉक्यूमेंट्स पे या किसी चीज़ में डाउट है, तो दे कैन कॉल यू फॉर इंटरव्यू, जिसमें आपका वीज़ा का प्रोसेस में और ज़्यादा टाइम लगेगा। बट लकीली फॉर मी, मेरे पास मेरे को इंटरव्यू के लिए कोई अलग से नहीं बुलाया था, तो मैंने बस डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, और मेरे को मिल गया था वीज़ा। ठीक है। अकोमोडेशन का क्या सीन है यार वहाँ पे? एकोमोडेशन का यार, मैं जब वीज़ा के लिए वेट कर रहा था तो एकोमोडेशन यहाँ पे स्टूडेंट डॉर्म्स होते हैं। ठीक तो है। जर्मनी में एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट एंड वर्क, जो पूरे जर्मनी में स्टूडेंट्स को
डॉर्म्स प्रोवाइड करती है, डॉर्मेट्रीज। ठीक है। तो मैंने इसमें अप्लाई किया था, और इसमें मिलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे यूजुअली इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा आते हैं। जितनी ठीक है। इनके पास कैपेसिटी है डॉर्म्स में, उससे ज़्यादा ही बच्चे आते हैं। फिर जिन्हें नहीं मिल पाता वो फिर प्राइवेट अपार्टमेंट्स में रुकते हैं, विच इज़ उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू स्टूडेंट डॉर्म्स। पर मैंने अप्लाई किया था, और मैंने काफ़ी लेट अप्लाई किया था स्टूडेंट डॉर्म्स के लिए, पर मेरे को मिल गया था। तो जब मेरे को अकोमोडेशन मिला तो उसमें साफ साफ लिखा आया था कि वी आर प्रोवाइडिंग दिस रूम फॉर टू यू, और ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और ये डॉम जिसमें हम आपको दे रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉम इन योर सिटी, जो 1980s का बना हुआ है। सो उतना न्यू डॉम नहीं है, बट द रेंट वॉज लेस एंड आई डेंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो मैंने तो स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, कुछ तो जगह मिल गई रहने के लिए। तो बट उसका उसका चार्जेस होता है कितना यार, मतलब यूजुअली कितना देते हो एक महीने का, अगर हम INR की बात करें तो? मेरा यहाँ पे रेंट है 30,000 रुपीज़। ठीक है। और उसमें क्या, उसमें हमें उसमें- एरिया कितना मिलता है लगभग? एरिया मेरे रूम का इज़ 18 मीटर स्क्वायर। तो ठीक है। मतलब मेरे वाला रूम जो है थोड़ा सा 18 बड़ा है। 18 नो नो, या 18 ओके। 18। ठीक है। तो मेरा जो रूम है वो थोड़ा सा बड़ा है, और थोड़े छोटे रूम्स भी हैं। जो छोटे रूम्स हैं उनका रेंट थोड़ा कम होता है यहाँ पे। ठीक है। तो मेरे वाला रूम क्योंकि बड़ा है तो मेरा रेंट भी हल्का सा ज़्यादा है। इट्स लाइक 4-5 हज़ार रुपये महंगा है। ओके। तो मेरा रूम बड़ा है, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे शेयर्ड किचन है एंड शेयर्ड वॉशरूम है। सो अपना शेयर्ड किचन है तो हम खाना वगैरह सब वहाँ पर खुद बना रहे हैं, या फिर वहाँ पर मीट वगैरह मिल जाता है जैसे इंडिया में? बहुत बहुत ही आसान है यार। सो वहाँ पर क्या सीन है, क्योंकि मैंने अच्छी बात नहीं सुनी है यूरोपियन या कंट्रीज़ के बारे में। सही सुना होगा भाई। यहाँ पे हमारा इंडिया का इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं, जोमेटो और ब्लिंकिट, स्विगी, भाई इन्होंने हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा इजी कर रखी है ना, इतनी ज़्यादा इजी कर रखी है कि आपको खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ से आएगा। अगर घर में कोई नहीं है बनाने वाला या आपका मन नहीं है तो आप फ़ोन उठाओगे एंड 30 मिनट्स में खाना डिलीवर हो जाएगा, ग्रोसरीज डिलीवर हो जाएंगी। और मेरे को खाना बनाना आता भी नहीं था जब मैं यहाँ आया था, मैंने यहाँ आके सीखा। तो यहाँ पे भाई खुद ही बनाना पड़ता है। और डॉम में जो शेयर्ड किचन है उसमें ऐसा होता है कि सब लोग तो एक साथ नहीं बना रहे होते, तो आपको किचन तो खाली मिल जाता है, बट बिकॉज इट्स शेयर्ड तो इतना ज़्यादा साफ वाफ नहीं रखते हैं सब लोग, क्योंकि इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो इट्स नॉट दैट क्लीन। पर फिर भी ठीक होता है, तो खुद ही बनाते हैं भाई। मैं भी अब खुद ही बनाता हूँ अपना खाना, वो तो बनाना सीख लिया है अब। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर आके पढ़ने में ना आपका स्ट्रगल सिर्फ पढ़ाई का नहीं है। अगर सिर्फ पढ़ाई ही करनी होती और यहाँ पे मम्मी बैठ के खाना दे रही होती तो आई थिंक यहाँ पे कोई भी पढ़ाई कर सकता है। इतनी सही बात मुश्किल है। पढ़ाई नहीं है इनकी। आई थिंक इंडिया से इजी पढ़ाई है यहाँ की, ठीक है। पर यहाँ पे अपने आप को सस्टेन करना इज द मेन प्रॉब्लम। बट मेरे ख्याल से पढ़ाई इज उसी नॉट अ उसी की वजह से आप फिर ग्रो भी करते हो ना, कि आपको इतना एक्सपोजर मिल जाता है, आप इतने सारे चैलेंजेस को फेस करते हो। वो शायद है, हाँ। यही एक बात है जिसके लिए शायद लोग अब्रॉड जाते हैं। बट ऑब्वियसली यार, सिर्फ खाना खाने के लिए इतनी स्ट्रगल करना तो सुनने में बहुत खराब लग रहा है। मैं बहुत मतलब मैं बहुत सोच रहा था इस बारे में कि ठीक है मैं खुद का खाना बना लेता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बट इज़ इट एक्चुअली हेल्पिंग मी टू ग्रो? क्योंकि मैं खाने में टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ। मे बी आई कैन डू समथिंग बेटर विद दैट टाइम। बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बंदे को या बंदी को हायर करते हैं तो उसका क्या चार्जेस होता है वहाँ पे? भाई यहाँ पे आई डोंट नो, मैंने देखा ही नहीं है किसी को हायर करते हुए। आई थिंक सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं वो तो कुछ नैनी वैनी रख लेते हैं यहाँ पे, पर ऐसे स्टूडेंट्स को तो मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी ने रखा हो, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेज वाला सिस्टम है सबके लिए। ठीक है। तो वो मिनिमम वेज इतनी होती है कि यू कांट अफोर्ड मतलब जैसे हमारे यहाँ काम वाली बाई होती है इंडिया में, यहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सैलरी आपके सैलरी से हाफ ही होगी। तो आधी सैलरी अगर आप अपने खाना खाने में दे रहे हो तो फिर इट डजंट मेक सेंस। नहीं यार, ये तो बहुत ही बड़ा स्ट्रगल है। हाँ, खाने So का यार, बहुत बड़ा स्ट्रगल है। ऐसे टाइम में मम्मी की बहुत याद आती होगी यार। भाई पूछो मत भाई, अब घर की याद आती है खाने की वजह से। सो यार, अब हम बात करते हैं उस बात की जिसके लिए हम वहाँ पर गए हैं, ठीक है?
तो पढ़ाई का क्या सीन है, मतलब यूनिवर्सिटी कैसी है? अब इंफ्रा तो बढ़िया ही होगा, ठीक है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी है तो इंफ्रा की तो हम बात करेंगे ही नहीं, वो तो अच्छा ही होने वाला है। लोग कैसे हैं, पीयर ग्रुप कैसा है अपना, अपने प्रोफेसर्स कैसे हैं, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी में जो तेरे को बहुत ही यूनिक लगी जो हमारे यहाँ पर नहीं है? ओवरऑल मतलब वहाँ का क्या कह सकते हैं कि एजुकेशन कल्चर कैसा है? सो एजुकेशन स्टार्टिंग में मैं जब आया था तो बड़ा शॉकिंग सा था कि इन जनरल यूरोप जर्मनी में बहुत ज़्यादा बियर कल्चर है। ठीक है। तो पहली पहली बार जब मैं आया यहाँ पे तो आई वॉज सरप्राइज टू सी अ बियर वेंडिंग मशीन इन माई यूनिवर्सिटी। मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, मतलब बियर वेंडिंग मशीन कौन रखता है। एंड मैंने जब मैं फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने गया तो कुछ बच्चे वहाँ पे बियर लेके आए हुए थे ठीक है। और दे वर एक्चुअली स्टडिंग और वो बियर भी पी रहे थे। तो मेरे को समझ नहीं आया कि भाई मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब कल्चर शॉक सा लग गया। एंड दे वर आस्किंग डाउट टू द टीचर और टीचर के सामने उनकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। टीचर भी समझ रही थी बट टीचर को कोई दिक्कत नहीं हुई, टीचर आराम से उसका जवाब दे रही थी। मतलब वो क्वेश्चन तो जेन्युइन ही पूछ रहे थे बट ये बहुत सरप्राइजिंग था कि भाई ऐसे बियर लेके कौन बैठता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक ही इंस्टेंस हुआ था मेरे साथ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छा कल्चर है पढ़ाई का यहाँ पे। लेक्चर टाइम्स यहाँ पे थोड़े कम होते हैं। हमारे इंडिया में जैसे मैं बैचलर बीटेक में था तो भाई 8-8 घंटे के, सुबह 9 बजे जाना है, शाम को निकलते थे हम 5 बजे, और लगातार लेक्चर चले जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, ब्रेक मिल रहा है और शाम को बच्चा आ रहा है तो मतलब वो उसकी हालत टाइट है, पसीने आ रहे हैं, बाल बिल्कुल ख़त्म हो ड्रेन हो चुके हैं। चुका है बिल्कुल अच्छी वो तरीके से। ख़त्म हो जाता था, उस ही डिडंट हैव एनी टाइम फॉर हिमसेल्फ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरे इस बार मैंने 4 सब्जेक्ट्स पिक किए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम है आपको आपको अपना करिकुलम कैसे बनाना है। तो आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आती है कि ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो आप पिक कर सकते हो इस सेमेस्टर के लिए। ठीक है। उसमें से आपको पिक करने होते हैं कि आप कितने सब्जेक्ट्स करना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू डू 10 सब्जेक्ट्स तो आप 10 करो, 5 करना चाहते हो 5 करो। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर था। यूजुअली लोग 5 ही पिक करते हैं, 4 या 5। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर था तो मैंने 4 सब्जेक्ट पिक किए थे और 4 सब्जेक्ट के मेरे सिर्फ 2 घंटे के लेक्चर्स होते थे दिन में। बट लेक्चर्स बहुत इन्फॉर्मेटिव होते थे, प्रोफेसर्स आर वेरी नाइस। यहाँ पे सारे प्रोफेसर्स रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवली रिसर्च कर रहे होते हैं वो। तो इनकी नॉलेज जो होती है वो बहुत अप टू डेट होती है, जो भी चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर एआई में अभी कुछ नया हो रहा है तो ये प्रोफेसर्स उसके बारे में स्टूडेंट्स से पहले जाके पढ़ेंगे कि क्या हुआ है, जस्ट टू बी अपडेटेड विद द नॉलेज। तो प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। और मेरा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम था तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था, लेक्चर हॉल में सब कुछ समझ में आता था। और स्टूडेंट्स वर ऑल्सो नाइस। कंप्यूटर साइंस में मैंने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा एशियन स्टूडेंट्स हैं। सो चाइनीज़, इंडियंस, पाकिस्तानीज़ और टर्किश पीपल वर ऑल्सो देयर, और टूनीशिया, दीज अरेबिक पीपल, ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। बट सरप्राइजिंगली यूरोपियंस इतना ज़्यादा कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ते। तो कंप्यूटर साइंस क्लास ऑलमोस्ट 90% हमारे जैसे एशियंस और इनके इनसे ही भरी हुई थी। तो दैट शोज़ कि हम लोग टेक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो और बट जर्मन पीपल क्या पढ़ रहे हैं फिर? ये लोग यार सोशल साइंसेज, यूरोपियन स्टडीज़ इज़ अ वेरी फेमस सब्जेक्ट हियर। लॉ बहुत पढ़ते हैं ये लोग, लॉ और मेडिसिन पढ़ते हैं, केमिस्ट्री। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनेजोरियल रोल्स की ज़रूरत होती है इन लोगों को। तो मैनेजिंग वाले जो भी कोर्सेज होते हैं वो पढ़ते हैं। बट कंप्यूटर साइंस लाइक टेक हैवी सब्जेक्ट्स आर वेरी, मतलब उन सब्जेक्ट्स में लोग बहुत कम होते हैं। सो अब जो हमारे जितने भी पीयर्स हैं वो ज़्यादातर एशियंस हैं, ठीक है, तो उसमें हाँ तेरे को मोस्टली। सबसे स्मार्ट कौन लगा, मतलब कि चाइनीज़ बंदे स्मार्ट थे या फिर टर्किश या लोग हमसे स्मार्ट थे या फिर हम ही स्मार्ट लगे तेरे को? नहीं, जो टर्किश और ये अरेबिक लोग थे देवर क्वाइट सिमिलर टू अस। उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी बट मैंने ये नोटिस किया कि इनके पास, फॉर एग्जांपल अगर टेक की बात की जाए तो ये लोग प्रोजेक्ट्स बहुत बनाते हैं। इनके यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग। तो
you'll find very good front end developers in these Arabic countries. ये React and all ये सब बहुत करते हैं, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स बने अरेबिक जो थे, और उन सब की प्रोफाइल ऑलमोस्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थी. कोई मोबाइल डेवलपमेंट कर रहा था या फिर रिएक्ट पे काम कर रहा था, रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहा था. तो ये लोग इसमें आगे होते हैं. जो चाइनीज़ और कोरियन जापानीज़ ये जो लोग होते हैं, ये मैथ में बहुत अच्छे होते हैं. इनकी स्टैटिस्टिक्स, तो इन जनरल आई थिंक दे वर द मोस्ट ब्रिलियंट वन. जो चाइनीज लोग थे, चाइनीज़ लोग थे, हाँ, वो कुछ सबसे तो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. सो कोई दोस्त बने अपने यार जर्मनी वाले या फिर चाइनीज लोग या फिर टर्किश? हाँ, मतलब यार ऐसे बहुत ज़्यादा, मतलब क्या क्या ये लोग वेलकमिंग है? मतलब ऑब्वियसली जब तुम किसी नई कंट्री में सिर्फ पढ़ने जा रहे हो तो तुम्हें भी दोस्त चाहिए, उनको भी दोस्त चाहिए. बट तेरे को क्या लगा इंटरेक्ट करके, मतलब कैसे हैं लोग ये? ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लेते हैं. अगर आप इनसे कोर्स के बारे में कुछ भी जाके बात करोगे तो दे विल टॉक टू यू नाइसली. कोई मना नहीं करता, ऐसे नहीं होता कि आपसे मुंह फेर के चले जाएंगे. सब लोग ही बहुत वेलकमिंग होते हैं. यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ वो भी ये सोच के आते हैं कि दे हैव टू इंटरेक्ट टू पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़. तो बहुत वेलकमिंग थे. जर्मन्स के साथ बस एक दिक्कत है कि लैंग्वेज बैरियर है. एक थोड़ा सा टैबू बना हुआ है कि जर्मन्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग नहीं होते, और मतलब दे डोंट मेक फ्रेंड्स इजीली. वो थोड़ा बहुत सच है. और हमारे लिए तो, मेरे को अभी जर्मन नहीं आती. आई हैव जस्ट क्लियर्ड फर्स्ट लेवल ऑफ जर्मन विच इज़ A1. तो मेरे को अभी जर्मन ऐसे कम्युनिकेशन वाइज नहीं आती, तो मैं जर्मन फ्रेंड्स नहीं बना पाया हूँ. बिकॉज यार एक लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर होता ही है फ्रेंडशिप के लिए. तो आई वुड से कि दोस्त बना सकते हो आप, बट यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर आउट गोइंग. थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, पार्टीज़ में जाना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू गो एन एक्स्ट्रा स्टेप. जर्मन लोग के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा अब तक का? यार मेरा इतना ज़्यादा नहीं रहा है. पार्टीज़ वगैरह में मिलते हैं तो हाय हेलो हो जाती है, एंड व्हाट डिड यू डू, और ये सब दिन के बारे में पूछ लेते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन स्टफ. तो उसे तो मैं फ्रेंडशिप नहीं कहूँगा. बट बाय फेस एंड बाय नेम आई नो अ लॉट ऑफ पीपल. बट अगर ट्रू फ्रेंडशिप की बात की जाए तो एक मेरा फ्रेंड है, वो बना था. हिज नेम इज़ जॉन. तो उससे मेरी बात हुई थी, तो हम लोग ऐसी लाइफ के बारे में नॉर्मली बात कर रहे थे एक दिन. तो आई वॉज आस्किंग कि उसका ब्रेक में क्या प्लान है. यहाँ पे सेमेस्टर ब्रेक होता है 2 months का. सो देर इज़ 4 months ऑफ सेमेस्टर एंड देन 2 months ऑफ सेमेस्टर ब्रेक, देन अगेन 4 months ऑफ सेमेस्टर, फिर 2 महीने की छुट्टी. तो ऐसे टोटल 2 सेमेस्टर होते हैं. तो 2 सेमेस्टर ब्रेक भी मिलते हैं यहाँ पे 2 months के. तो मैं ऐसे ही उससे पूछ रहा था कि भाई तुम लोग क्या करते हो इन छुट्टियों में, 2 महीना तो बहुत लंबा टाइम होता है. तो ये लोग ना, इनके पास टाइम होता है तो ये लोग घूमने निकल जाते हैं. ये ठीक है. वर्ल्ड टूर वगैरह पे निकल जाते हैं, किसी कंट्री में घूम आते हैं, और हाइकिंग पे बहुत जाते हैं, साइकिलिंग में बहुत जाते हैं, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, फिटनेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो ये अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं ऐसी सब चीज़ों में. तो मैंने उससे पूछा कि तेरा क्या प्लान है. वो कहता मैं वर्ल्ड टूर पे जाने की सोच रहा हूँ. उसने मेरे को कंट्रीज़ की लिस्ट बताई कि मैं इस कंट्री में जाना चाहता हूँ. उसने वे रीजंस बताई कि मैं इस रीज़न की वजह से जाना चाहता हूँ. तो वो बहुत फिर मतलब हम एज एन इंडियन सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा. हम जाना तो हम भी चाहते हैं भाई, करना तो हम भी बहुत कुछ चाहते हैं, बट पैसा कहाँ से आएगा. हाँ. तो ऐसी बातों में ना, अगर कोई आपका फ्रेंड नहीं है और आप उससे जाके ये चीज़ पूछ लो, तो ये थोड़े से ऑफेंड भी हो जाते हैं कि भाई ये क्या पूछ रहा है तू मेरे से. बट वो मेरा फ्रेंड था, मैं थोड़ा बहुत उसे जानता था, वो थोड़ा चिल रहता है. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं ये सब करने के, करना तो मैं भी चाहता हूँ. तो मेरे को उसने बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल आंसर दिया कि भाई हमारी ज़िंदगी में पैसों की कमी नहीं है, हमारे पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है. और ही वॉज ऑनेस्ट अबाउट इट, और है भी, इनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा होता है यहाँ पे. और वो बता रहा था कि यार इंडियंस एंड ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें लोगों की स्ट्रगल जो होती है वो पैसे की ही होती है, एंड उनका लाइफ का गोल ही ये होता है कि उन्हें पैसे कमाना है. हमारी लाइफ का गोल नहीं है ये पैसा कमाना. हमारी लाइफ का गोल है हमें ज़िंदगी जीनी है इन डिफरेंट वेज. वी वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स.
हमें अलग अलग चीज़ें ट्राई आउट करनी है, अलग अलग जगह जाना है। तो वही है कि बहुत ज़्यादा मेंटालिटी में फ़र्क आ जाता है जब इंसान के पास पैसा होता है एंड पैसा उनका सेंटर ऑफ लाइफ नहीं होता। नहीं, तो ये इस बात से पता चल सकता है कि जितने भी हमने, अभी तूने कहा कि यार यूरोपियन जितने भी हैं यहाँ ज़्यादातर वो लाइफ साइंसेस पढ़ रहे हैं या फिर सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, ना कि ये नहीं है कि वो C++ में कोड करना सीख रहे हैं, जो कि यार देखा जाए तो बहुत ही बोरिंग है ना। मतलब कौन चाहता है कि वो अपनी पूरी एक डेस्क पे बैठे बैठे अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दे। हाँ इससे बेहतर है तो तुम लोगों के बारे में जानो। सो वो हम्म, एक, हम एक कोरिलेशन निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से हाँ वहाँ पे। राइट। सो तेरा क्या प्लान है, तू क्या करने वाला है अगले 2 महीने की जो भी तेरी वेकेशन होगी? अभी तो यार मैं जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर की वजह से दिक्कत हो रही है। मैंने अभी ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई नहीं किया है वैसे, पर मैंने सुना है कि थोड़ा सा इनिशियली दिक्कत होती है। सो द फर्स्ट जॉब इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड हियर, ठीक है। फर्स्टली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर होता है। तो कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर इस बंदे को जर्मन आती है तो वो क्लाइंट से भी बात कर सकता है, रिक्वायरमेंट्स इजीली समझ सकता है। क्योंकि कम यूजुअली टेक कंपनीज में इंग्लिश ही बोलते हैं यहाँ पे भी, पर फिर भी हैं तो यहाँ पे जर्मन ही मोस्टली जो टेक कंपनीज में भी काम कर रहे हैं। सो दे वुड प्रेफर टू हैव अ जर्मन पर्सन, क्योंकि पैसे तो सबको सेम ही देने हैं उन्हें। ऑब्वियसली। तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट उसको आप कॉम्पनसेट कर सकते हो अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, तो आप उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो। तो वही है मेरा प्लान। तो अभी मैं इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करूँगा, थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं बनाने की सोच रहा हूँ इन 2 मंथ्स में। और या दैट्स माई प्लान। और घूमने तो मैं इसमें कहीं नहीं जा रहा हूँ। इसमें कोई कंपल्शन होता है कि मतलब जैसे हमने सुना, अभी तूने बताया कि यार यहाँ पे मिनिमम वेजेस का सिस्टम होता है, तो इसके अंदर कुछ है कि यार ये इतना आपका बेस लेवल का सैलरी होगा ही होगा अगर आप हाँ हाँ डेवलपर हो या हाँ, फिर हो? वो तो वो हर किसी के लिए है यहाँ पे, नॉट जस्ट इन टेक। अगर आप कोई मीनियल जॉब भी कर रहे हो तो भी आपको बेयर मिनिमम मिलता है। आई थिंक यहाँ पे 13 यूरो के आसपास है पर आवर, 13 यूरो पर आवर बेयर मिनिमम है, मिनिमम वेज है बेसिकली यहाँ पे इस कंट्री में। तो उतना तो मिलता ही है, पर आप टेक कंपनी में जाओगे तो आपको ज़्यादा ही मिलेगा। ये तो बहुत ही, अगर आप कोई रेस्टोरेंट में भी जाके जॉब कर रहे हो तो उसमें भी मिलता ही है इतना तो। बट अगर आप टेक जॉब में जा रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो वो लोग आपको 18-19 के आसपास दे देते हैं, मे बी मोर। मतलब जितना मैंने सीनियर से सुना है, इट इज़ लाइक 18 and 19 यूरो पर आवर। और ये अलाउड है कि हम पढ़ते हुए नौकरी कर सकते हैं? हाँ हाँ, द प्रॉपर गाइडलाइंस बनी हुई हैं कि एक टर्म होता है यहाँ पे वर्क स्टूडेंट नाम का। ठीक है। ये एक जॉब टाइटल होता है जो स्टूडेंट्स के लिए ही बना हुआ है, और इसके लिए गाइडलाइंस हैं कि आप कितने आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, कितना आपको अलाउड है, और छुट्टियों में कितना कर सकते हो। देयर आर प्रॉपर गाइडलाइंस कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, उसे जॉब करनी है, तो वो कितना काम कर सकता है, कितने घंटे काम कर सकता है, और वो सब क्या क्या प्रॉपर रूल होते गाइडलाइंस। हैं, मतलब ऐसा कितना है कि यार तुम मैक्सिमम इतना ही काम कर सकते हो? सो ड्यूरिंग द सेमेस्टर, जो 4 महीने का सेमेस्टर होता है, उसमें 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो। ठीक है। और जब छुट्टियां पड़ जाती हैं तो सेमेस्टर ब्रेक में आप फुल टाइम काम कर सकते हो। सो फॉर 2 मंथ्स आप प्रॉपर फुल टाइम जॉब कर सकते हो, बट सेमेस्टर के टाइम पे, जिस टाइम पे आपकी पढ़ाई भी चल रही है, ठीक वो है। 20 आवर्स पर वीक है। ये इसलिए बनाया है जिससे कि बच्चा सिर्फ काम ना करने लग जाए। ऑब्वियसली। हम्म। यार तो एग्ज़ाम का क्या सिस्टम है? जैसे कि हमारे पास अभी सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं पर सेमेस्टर, जिसके लिए हमें 2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं पर डे। हम्म। तो ऐसा तो नहीं होगा कि चारों के चारों सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ा रहे हैं ना? नहीं ऑल्टरनेट नहीं नहीं। डेज पे हो सकता है कि यार हाँ हाँ। दो 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 सब्जेक्ट हमने आज कवर कर लिए। एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होता है? हमारी तरह होता है कि यार आप किसी दूसरे कॉलेज में जाओगे, वहाँ पर पेपर लिखोगे? नहीं नहीं, एग्जामिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, मेरे को इस चीज़ का पता नहीं था। यहाँ पे ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स 2 फेज़ में होते हैं। एक सेमेस्टर ब्रेक से पहले होते हैं और एक सेमेस्टर ब्रेक के बाद होते हैं। तो जो आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं उनके लिए आप साइन इन करते हो एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए आपको सेपरेटली साइन इन करना होता है, साइन अप करना होता है, और लेक्चर्स के लिए आपको अलग से साइन अप करना होता है।
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 कोर्सेज के लेक्चर्स अटेंड किए बट यू जस्ट वांट टू गिव एग्जाम्स फॉर 5, तो वो भी आप कर सकते हो और कोई मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं नहीं। तो दो फेजेस में एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है छुट्टी से पहले जो अभी हमारे चल रहे हैं, क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक इज़ फ्रॉम अगस्त एंड सितंबर, 2 महीने का होता है। तो अभी एग्ज़ाम का ही टाइम चल रहा है। तो अगर इसमें आप पास हो जाते हो तो वेल एंड गुड, आपको ग्रेड मिल जाता है एंड यू गेट द क्रेडिट्स फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। बट इफ़ यू फेल दैट सब्जेक्ट तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप छुट्टी के बाद सेम एग्ज़ाम दे दो। छुट्टी में आप फिर पढ़ सकते हो, यू कैन प्रिपेयर मोर। तो ये ऑप्शन होता है। तो बट दो ये फेज हमारा में जो एग्ज़ाम। जो हमारा एग्जाम है ये थियोरेटिकल हुआ या फिर इसमें कुछ प्रैक्टिकल भी होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है अपने सब्जेक्ट के अराउंड, या फिर कोई थीसिस प्रिंट करनी है, या फिर जैसे कि या फिर कोई रिसर्च पेपर टाइप्स कुछ ऐसा करना है? रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरे करिकुलम में? सो ये तो पहली बात, तो एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर। प्रोफेसर जो होता है वो डिसाइड करता है कि आपका एग्ज़ाम पूरा थियोरेटिकल होगा या फिर किस टाइप का होगा। सो एक मेरा सब्जेक्ट था एसक्यूएल फॉर डेटा साइंस, उसका पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड था और वो प्रोफेसर ने डिसाइड किया कि मैं ये पूरा एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड लूँगी। ठीक है। तो वो एक टाइप था। एक नॉर्मल थियोरेटिकल होता है कि उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके नीचे आपको आंसर लिखना है। तो एक वो टाइप होता है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे हम लोग बीटेक में क्या करते थे, हम पेजेस भरते थे। जितने पेज भरोगे उतने नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। सही बात तो है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आता है, जैसे ये क्वेश्चन है तो उसके नीचे इतना ही स्पेस दिया जाएगा लिखने के लिए। देर इज़ नो एक्स्ट्रा स्पेस। तो ऐसा नहीं है कि आप शीट भरते चले जाओगे। तो आप, तो प्रोफेसर देखता है कि आपको पता है तो आप अपना आंसर इसमें फिट कर सकते हो, और नहीं पता तो को कहानी लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो सो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वो होता है कि आपको ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। और बात रही थीसिस की, थीसिस का ये होता है कि मेरा जो प्रोग्राम है वो थीसिस बेस्ड है। तो एट द एंड ऑफ 2 years मेरे को थीसिस लिखनी ही है। ठीक है। तो वो यूजुअली क्या होता है कि पहले आपको अपने सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं। सो देर आर आई थिंक 90 क्रेडिट्स आपको सब्जेक्ट्स पास करके निकालने हैं। उसके बाद 30 पर क्रेडिट्स की। सेमेस्टर? पर सेमेस्टर? नो 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 नो, ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ मास्टर्स। ओके। तो फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट 6 या 7 ECTS का होता है। ठीक है। ECTS इज यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, बेसिकली क्रेडिट्स मान लो। ठीक है। तो थीसिस लिखनी होती है मेरे को। अभी जब मेरा मतलब मेरे को एक थीसिस प्रेजेंट करनी होगी एट द एंड ऑफ माई मास्टर्स, ठीक है। तो उसका मेरे को 30 क्रेडिट्स मिलेंगे। पर पढ़ाई के टाइम पे नहीं होता। और एक और टाइप के कोर्सेज होते हैं जिसमें वो पोर्टफोलियो बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपको कोर्स मतलब कोर्स की जो इवैल्यूएशन होती है वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे होती है कि पूरे सेमेस्टर आप एक प्रोजेक्ट पे काम करोगे अपने पीयर्स के साथ मिलके। उसमें आपको प्रोफेसर को बताना होता है कि ये हमारा 5 लोगों का ग्रुप है, और प्रोफेसर आपको गाइडलाइंस देता है कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, इस टॉपिक पे बनाना है, इस चीज़ पे बनाना है। और आप फिर प्रोजेक्ट बनाते हो और उसके ऊपर फिर यूजुअली एक ओरल एग्जामिनेशन होता है, और आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। कूल यार। सो अब वीडियो को ख़त्म करते हैं यार। काफ़ी सारी बातें कर ली हमने, बट Yeah. अभी एकदम से ख़त्म नहीं करेंगे। मैं तुझसे 2-3 सवाल और पूछूंगा। जैसे कि तुझे थोड़ा समय हो गया जर्मनी में रहते हुए, तू उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेगा जो लोग अभी सोच रहे हैं जर्मनी आने के या फिर अब्रॉड में कहीं पढ़ने के लिए? उनको तू क्या टिप्स देना चाहेगा? पहला टेक्निकल टिप्स हम दे सकते हैं कि यार प्रोसेस ये होगा। तो कोई उनको फिलोसॉफिकल टिप्स देना चाहेगा या फिर मतलब कुछ भी कहना चाहेगा कि यार हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान मत रखना, या ये चीज़ हमें इग्नोर कर सकते हैं? यार जर्मनी स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो यार जर्मन सीख लो। जर्मन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद मेरी एक गलती ये थी कि अगर मेरे को जर्मनी आना था तो थोड़ी जर्मन सीख के आनी चाहिए थी। तो मैं तो सबको यही बोलता हूँ जो भी मेरे से पूछता है कि जर्मनी आना है मेरे को, तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि जर्मन सीख लो, और दूसरा खाना बनाना सीख लो क्योंकि बाकी सब तो पढ़ाई वढ़ाई तो कर ही लेते हैं सब। कूल। सही है यार। तो बहुत सही लगा तेरे से बात करके और काफ़ी कुछ जानने को भी मिला। मतलब जर्मनी के बारे में भी
तूने इतना लंबा सफ़र भी तय किया, तो इतने समय से प्रिपरेशन भी कर रहा था, चाहे फिर वो आइल्स की हो, फिर वो अपॉइंटमेंट के लिए इधर उधर भागना, नई कल्चर में एडजस्ट होना, मतलब बहुत ही बड़ी बात है। पर्सनली मेरे को तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है ये सारी चीज़ें। सो आई होप तू लाइफ में और कुछ बढ़िया करेगा, और हम दोबारा से तेरे साथ एक नई वीडियो शूट करेंगे। Sure. शायद तू किसी नई कंट्री में हो या फिर कुछ और अमेजिंग कर रहा हो लाइफ।